वेलकम टू पांडे क्लासेस एवरीवन। दिस इज शुभम कुमार पांडे। आज से हम लोग पढ़ेंगे फिर मैथमेटिक्स वापस आ गए। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा था, हमने हिस्ट्री चैप्टर में निपटा रखा था। हिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर अभी तक हो चुका है। एक पिछले मंथ में करा था, एक इस मंथ में हो गया। अब बारी है मैथमेटिक्स की। इससे पहले मैथ में हम लोग पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं। आज जो हमारा वीडियो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे, मतलब जो आपका थर्ड चैप्टर है आपके बुक का, उस पर हम लोग बात करेंगे। हमने पॉलिनोमियल के बाद सीधे जंप कर गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। ऐसा क्यों हुआ था, आज आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या ज़रूरत था हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक, ऐसे तो सभी टीचर को देखता हूँ, जैसा ही मैंने ऑब्जर्व करा है कि वो लोग पहले लीनियर क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, एपी पढ़ा देने के बाद लास्ट में कोऑर्डिनेट पढ़ाते हैं। बट मेरा तरीका कुछ अलग है। मैं पहले कोऑर्डिनेट पढ़ाता हूँ, बिकॉज कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे पॉइंट कहाँ पे होता है, क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। अब आप लोग आराम से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको उसको यूज कर सकते हैं। उस यूज के लिए मैंने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ाया और अब मैं पढ़ाऊंगा लीनियर इक्वेशन को। उससे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, पॉलिनोमियल में पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसके बारे में पढ़े। फिर रिलेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पढ़ाया गया था, आपको C/A B/C पढ़ाया गया था ना, और रिलेशन बताया गया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस B/A C/A सब पढ़ाया गया था ना, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता था। मान लीजिए आपको कोई 2 रूट दिया हुआ है, तो उसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात किए थे। और आपको मेरी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही हो तो आई एम सॉरी, बिकॉज ड्यू टू मेरे मुंह में छाले पड़े हैं, इसलिए मैं बोल ठीक से नहीं पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बोल पाऊँ। कहीं कहीं हो सकता है कि जबान थोड़ा झिलमिला जाए, ताकि आप थोड़ा इसको रजिस्ट करिएगा। ये नहीं कि यार ये कैसा बोलता है मास्टर, पता नहीं क्या बोलता है। एंड प्लीज़ इसको थोड़ा रजिस्ट करिएगा। एंड आई ट्राई कि ना ऐसा हो ना हो, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। चलिए, उसके बाद हमने पढ़े थे डिवीजन, कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। तो पॉलिनोमियल उन्होंने बताया था आपको कि पॉलिनोमियल वो होता है जो कि an टू दी पावर xn प्लस an माइनस 1 टू दी पावर x माइनस 1 फिर an माइनस 2 टू दी x टू दी पावर n माइनस 2, इसे फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। आपको ये क्या दिख रहा है, क्या है, समझाता हूँ आपको। लेट मी टेक माई पेन। देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया है जैसे कि an x टू पावर n है, तो आप क्या करिए, a के जगह पर 0 डालिए, n के जगह पर 0, तो क्या हो जाएगा, a0 इंटू x0 मतलब कि 1 हो गया। समझ में आया? नहीं, a0 हो जाएगा, कहे कि x0 मतलब पावर 1, यानी कि a0 इंटू एक्स की पावर 0। किसी चीज़ का पावर 0 1 होता है तो क्या हो जाएगा, a0 इंटू 1 मतलब क्या, a0। तो पहला डिग्री क्या होता था, a0 होता था। दूसरा क्या हो जाएगा, इनके जब 1 डालिए तो क्या हो जाएगा, a0 एक्स टू दी पावर 0। इसमें क्या हो जाएगा, फिर 2 डालिए, 3 डालिए, ऐसे करके आप लोग एक्सप्रेशन देख सकते हैं। जो एक्सप्रेशन जो आपको दिखता है, आपको पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पे a0 a1 a2 ये सब क्या है, एक कांस्टेंट है। फिर हमने बात किया कि जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे लीनियर इक्वेशन के, उसमें बात किए थे लीनियर पॉलिनोमियल का। तो आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ओके ओके, आई एम फोकस्ड। ऐसा जब आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, जैसे कि आप पता है आपको, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था आपको, जब मैं पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि जो ax प्लस बी के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं लीनियर। जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में उसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक, एंड दैट्स सॉरी क्यूबिक बोलते हैं। इस तरह से हम लोग डिसाइड किए थे। तो आज इस पोलिनोमियल चैप्टर का जो आखिरी मतलब फर्स्ट पार्ट जो है आपका, हमने आज अब शुरू करेंगे हम लोग कौन सा, लीनियर इक्वेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिन पढ़ेंगे हम लोग AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। चलिए सुनिए, देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग को पढ़ना जो है वह कि इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ना है। उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ के मेथड देखना है, एंड सॉल्यूशन, 2 लीनियर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन सेकंड वीडियो में विल डील विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वीडियो में बात करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ वीडियो में बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ऑल दैट क्वेश्चन एबव। मतलब टोटल 1 आई थिंक कि 3 से 4 लेटर में खत्म होगा ये चैप्टर। शुरू करते हैं, चलिए देखिए। इन अर्लियर क्लासेज मतलब पिछले क्लासेज में हम लोग जैसे जान रखे थे, जानते हैं कि वी इनिशिएट द स्टडी ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर द स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल। 9th में आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रखा था, उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9th में कुछ भी किए हो, मुझसे उसे मतलब नहीं है। अभी आप अच्छा करें, ऐसा मेरा मकसद रहेगा। देखिए, जो लीनियर वर्ड होता है, लीनियर मतलब होता है एक, क्या होता है, एक होता है, एक होता है लीनियर मतलब। और आपको जो इक्वेशन मतलब होता है, इक्वेशन मतलब क्या होता है
कि कांस्टेंट वेरिएबल सब को जोड़ने वाला जो साइन होता है यानी प्लस माइनस ये सब, किसी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, ऐसा कुछ हो, और बगल में इक्वल टू दिखाओ, तो इक्वल टू जहाँ भी देखिएगा इक्वल टू आप उसको बोलिएगा इक्वेशन, जहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा उसको बोलिएगा आप एक्सप्रेशन। समझ में आया? किसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, किसको इक्वेशन बोलते हैं? तो इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें जिसमें कि इक्वल टू का साइन लगा रहता है, और एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं रहता है। बाकी सब तो एक्सप्रेशन ही है, और किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू लग गया तो मतलब इक्वेशन बन जाता है। तो देखिए इक्वेशन की बात करें तो क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन लग गया तो एंड दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज इक्वेशन, विदाउट एन इक्वल साइन इट इज नोन एज एक्सप्रेशन ओनली। समझ में कि अगर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ वो क्या है, एक्सप्रेशन है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया रहता क्वेश्चन एक्स प्लस बी, तो क्या है, एक्सप्रेशन है, लेकिन इज इक्वल टू मान लेते हैं 0 दिया है तो आपको ये क्या होगा, इक्वेशन हो गया। समझ में आया? एंड दैट्स इट। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट इन विच 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल। एक इक्वेशन क्या होता है, इसमें ऐसा स्टेटमेंट होता है इसमें कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। एग्जाम्पल जैसे कि 6x + 12 = 0 इज एन इक्वेशन, बट 6x + 12 इज एन एक्सप्रेशन। मतलब कि इक्वल टू लगा है तो इक्वेशन, और सिर्फ इक्वल टू नहीं दिया है तो एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, उसी में आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, कि एक वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। देखिए एन इक्वेशन इन विच, देखिए लीनियर मतलब पहले तो समझ लेते हैं, पहले लीनियर मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। हमने इक्वेशन का मतलब समझ लिया, लीनियर मतलब एक हो गया। वन वेरिएबल मतलब कि सिर्फ एक वेरिएबल, मतलब कि जो जिस चीज़ से किसी चीज़ का वैल्यू बदल रहा हो सिर्फ एक हो। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 2x + 2 इज इक्वल टू, मतलब 2x + 2 दिया हुआ, ठीक है, 2x + 2 दिया हुआ है। तो अब बताइए एक्स इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है। एक बार अगर हम इसको 0 मानेंगे एक्स को तो हमें मिलेगा 2, अगर एक्स को 1 मानेंगे तो 2 × 1 2 + 2 4 मिलेगा। एक्स को 2 मानेंगे, एक्स को 2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 2 6 मिलेगा। मतलब कि हम एक्स क्या है यहाँ पे वेरी कर रहा है, मतलब एक्स को जब भी वैल्यू डालेंगे तो हमारा अलग अलग वैल्यू देगा। तो एक्स क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जहाँ पे 2 वेरिएबल रहेगा उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपके सामने जो भी एग्जांपल दिख रहा है अभी, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, देख लीजिए, सिर्फ एक्स है तो एक्स ही है, वाई है तो वाई है, जेड है तो जेड ही है, और एक्स है तो एक्स ही है। मतलब ऐसा कोई नहीं है इसमें कि अलग अलग हो। तो वही लिखा हुआ है नोट में कि लीनियर रेफर टू द फैक्ट दैट देर आर नो पावर्स ऑफ वेरिएबल अदर देन वन। एक के अलावा दूसरे कोई पावर इसमें नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में क्या हो सकता है, द हाईएस्ट पावर हो सकता है 1 हो सकता है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 हो सकता है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 हो सकता है। मतलब ऐसा मैंने काफ़ी अच्छा से डिटेल में चर्चा किया था पॉलिनोमियल वाले वीडियो में। अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर आप इसे जरूर देखें। नेक्स्ट, सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कैसे सॉल्व करते हैं, वन वेरिएबल होता है तो जो वन वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वही लिखा हुआ कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन मेक इट इक्वल टू 2 साइडेड एंड नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन। जैसे कि क्वेश्चन आपको रहा, मान लेते हैं क्वेश्चन आपको रहा 2x + 2 इज इक्वल टू 9। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप 9th वाला समझिए, अब बहुत बच्चे हैं तो ऐसे समझिए, 2 डब्बा + 2 इज इक्वल टू 9, यानी कि 2 × डब्बा में क्या भरे, जिसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, चलिए इसको 8 मान लेते हैं, नहीं तो आपको अभी सॉल्व करने में दिक्कत होगा। ठीक है, फिलहाल 8 मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए 8 है ये। अब बताइए तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 डब्बा, सोचिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6 होगा, 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 8 हो जाएगा। मतलब कि और इस डब्बा में अगर 3 डालें तो क्या हो जाएगा बताइएगा, सोच के बताइए, सोचिए कि इस डब्बा में 3 डालें तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 + 2 कितना 8। मतलब कि डब्बा में 2 डालने के बाद क्या हो जाएगा, 3 डालने पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड दैट्स वही हम लोग लिख के रखा है यहाँ पे कि 3 डालने पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि आपको अगर इसका वैल्यू निकालना पड़े अगर सीधे सीधे, तो डब्बा वाला था तो बना लिए, मान लेते ऐसा रहता है 2x + 2 इज इक्वल टू 8। तो आप कैसे निकालते हैं, इसका जो मेथड है वो कैसा है कि आप क्या करिए, इतना प्लस को उधर माइनस में ले जाइए, तो 8 इधर प्लस में 2 था तो माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। अब x में 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो x का 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x/2 मतलब कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका x वैल्यू कितना था, 3 था। और जब आप सॉल्व नॉर्मली कर रहे थे तभी आपको 3 आया था। मतलब एवरी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एज ए यूनिक सोल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है, बिकॉज क्वाड्रेटिक में 2 आता है, क्यूबिक में 3 आता है, लीनियर में सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है। तो लिए आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या दिया अगर आपको कि वेरीफाई करिए कि x इक्वल टू 2 एक सोल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है उसका सोल्यूशन है x इक्वल टू 2। क्वेश्चन है कि 2x + 7
इज इक्वल टू आपको दिया है क्वेश्चन में 13 माइनस एक्स। तो क्या टू जो है टू वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या इसका सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन करने का मतलब क्या है कि अगर इस एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 डालें और यहाँ भी इस वैल्यू 2 डालें तो दोनों बराबर हो जाना चाहिए, तभी इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा और तभी 2 इसका सोल्यूशन होगा। देखते हैं चेक करके। 2 इंटू 2 प्लस 7 मतलब कितना? 4 प्लस 7 11 हो गया। चलिए इधर देखिए 13 माइनस 2 कितना? 11 हो गया। मतलब हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? x इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलें। थैंक यू। आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। मतलब कि अभी तक हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल से चर्चा कर रहे थे 9 तक। अब जो हम लोग को 10th में पढ़ना है वो 2 वेरिएबल। मतलब क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि x और y दोनों क्या है? वेरिएबल है। x भी बदल सकता है और y भी बदल सकता है। ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप क्या करिएगा? तो देखते हैं, चलिए इसके बारे में सुनते हैं। देखिए इससे पहला तो बात क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन है ax प्लस by प्लस c टाइप का क्वेश्चन अगर होगा तो आपका a और b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बताइए क्यों? आपको मैंने बताया था जब पॉलिनोमियल पढ़ाया था तभी भी आपको बताया था, लेकिन अभी बता दूंगा। पहले आप सोचिए कि ऐसा क्यों होगा कि यहाँ पे a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना ही b जीरो हो सकता है। देखिए अगर कोई एक जीरो हो जाता है, समझने की कोशिश करिएगा, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स कितना? जीरो। अब जीरो हो गया तो सिर्फ क्या बच जाएगा? बी वाई प्लस सी बचेगा। और बी वाई प्लस सी क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। मतलब सिर्फ वाई एक वेरिएबल रहेगा तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर टू वेरिएबल के लिए चाहिए तो दोनों टर्म को क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो एनी पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लिक्विड इक्वेशन। देखिए एक्स और वाई के कोई भी ऐसा वैल्यू जो कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को सेटिस्फाई कर दे, जैसे कि आप बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। उसी तरह लीनियर इक्वेशन ट्वेल्व क्या होता है? इट्स एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसा एक्स और वाई का ऐसा कोई वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई करके जीरो के बराबर ला दे इधर भी और इधर भी, दैट वैल्यू इज नोन एज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन क्या होगा, जो कि LHS बराबर RHS कर दे, या फिर एक्स और वाई के वैल्यू ऐसा कोई वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इसको बोलते हैं हम लोग सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का होता है उसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक नहीं होता, मतलब सेम नहीं होता है। ठीक है, सेम कब होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, हो सकता है, लेकिन लीनियर इक्वेशन में वैल्यू सेम नहीं होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए कि सो डैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड ऑल्सो सो डैट x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। कहने का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन का है कि क्या x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2 क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है क्या? इसका सोल्यूशन क्या होता है हम लोग बात करते हैं। देखिए कि जैसे कि 5 इंटू इसका वैल्यू क्या डालेंगे? 2 डालेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 - 6 कितना आया? 4 आ गया। और वही तो आपको दिया था कि 4 तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 डालिएगा तो 5 2 जा 10 और 3 इंटू -2 कितना? -6। तो 10 - 6 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4। मतलब कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 एक सोल्यूशन है किसका? इस इक्वेशन का। अगला बात करते हैं, उसी में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चेक करिए कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 2 क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन नहीं है इसका, बताने के लिए देखिए 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ? 7 3 जा 21 प्लस 2 2 जा 4 कितना हुआ? 25। तो क्या 25 बराबर है 17 के? नहीं बराबर है। और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, तो ये मतलब यही बात सही है कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 2 सोल्यूशन नहीं है 3x प्लस 2y इक्वल टू 17 का। वही लिखा हुआ है कि हेंस x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 17। समझ में आया? आगे चले। थैंक यू सो मच। देखिए अब बात करते हैं कि मेथड टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन की ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन देख के समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अखिला वेंट टू अ फेयर, मतलब एक मेले में जाती है अखिला अपने गांव में, एंड सी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जेंट व्हील एंड द प्ले होपला और जेंट व्हील एक झूला होता है। ठीक है, एक ऐसा झूला हो गया और आपका एक मैरी गो राउंड टाइप झूला हो गया। ठीक है, दो झूला हो गया, एक का कॉस्ट है 3 रुपीज़ और एक का कॉस्ट है 4 रुपीज़। ठीक, उसके पास अगर 20 रुपया है, ठीक है, तो फाइंड द कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन
टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन ऑफ दिस ग्राफ। थैंक यू, सॉरी। ठीक है, मतलब क्या है कि इफ़ ईच राइड, अगर एक राइड वो अपना अगर होपला पे जाती है उसको 3 रुपये देना पड़ता है, और वो एक राइड अगर वो एक राइड एंड राइडर कॉस्ट 3 एंड गेम ऑफ होपला, सॉरी, जो राइड कॉस्ट करती है तो उसको 3 रुपये लगता है एक गेम का, और अगर होपला करती है तो 4 रुपये लगता है। तो अगर उसके पास 20 रुपये उसने खर्चा करके आया, तो बताइए कि उसने कैसे कैसे काम किया होगा। तो मान लेते हैं कि लेट, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें कि लेट नंबर ऑफ टाइम सी यूज़ राइड, मतलब कि कितना बार वो झूला झूली, मतलब राइड झूली, उसको मान लेते हैं एक्स, ठीक, और जितना बार होपला झूली उसको मान लेते हैं वाई। तो क्या लिखेंगे, 3 रुपीज़ इंटू जितना बार झूला झूली प्लस 4 रुपीज़ इंटू जितना बार झूला झूली बराबर इक्वल टू 20, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, आइडेंटिफाई द वेरिएबल क्वांटिटी एंड लेट दिस बी एक्स एंड वाई। वेरिएबल क्या था कि लेट द नंबर ऑफ राइड बी एक्स एंड नंबर ऑफ होपला बी वाई। तो कॉस्ट ऑफ एक्स राइड कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, और कॉस्ट ऑफ वाई होपला क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई। तो जो 3x प्लस वाई होगा वो क्या हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। और 20 के बराबर जब हो जाने के बाद इसी इक्वेशन को जब आपको ग्राफ में डालना है तो आप क्या करिए, कोई भी इक्वेशन को अगर आपको ग्राफ में डालना है तो आपको एक ही काम करना है कि वाई को अलग कर लेना है। वाई अलग कैसे होगा, चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपको 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इसको हम लिख सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x। तो y क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, यानी कि अलग कर लेंगे। यानी कि देखिए कैसे हुआ, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे यहाँ समझिए, प्लस में था उधर गया तो माइनस, प्लस इन मल्टीप्लाई में था तो उधर गया तो डिवाइड, वही लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग वाई अलग कर लिए, और वाई हमें क्या मिल गया, 20 माइनस 3x बाई 4, और इसी को लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स प्लस सी बाई माइनस बी की तरफ फॉर्म में लिखा हुआ है। आप ऐसा समझ के करिएगा, पलट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अब क्या करना है कि फॉर एटलीस्ट 2 वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, देन स्टेप 3 क्या होता है, उसको प्रूफ करना है। पहले क्या करना है कि हमें कोई ऐसा 2 वैल्यू लेना है जिसका वाई की वैल्यू निर्धारित हो जाए। जैसे मैं नहीं देखें यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो इक्वेशन है पहला नंबर, अगर इसमें एक्स की वैल्यू को चेंज करते जाएँ तो क्या वाई की वैल्यू चेंज होते जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे लेट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 मान लीजिए। एक्स को 0 मानते ही क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3 इंटू 0 कितना, 0। तो 20 बाई 4 कितना, 5, यानी वाई कितना आ गया, 5 आ गया। एक्स को अगर 1 मानते हैं तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे 1 डालिए तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3 इंटू 1, मतलब 20 माइनस 3, और 20 माइनस 3 बाई 4 यानी कितना, 17 बाई 4 हो जाएगा। लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लेना है, आपको ऐसा वैल्यू लेना है जो जल्दी कट जाए। तो आप क्या करिए, एक बार 0 मान लीजिए और एक बार 4 मान लीजिए। जब आप 4 मानिएगा तो आपको 0 मानिएगा तब कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 0, यहाँ पे 0 डाल के क्या मिल जाएगा, 20 माइनस 0 बाई 4 5 मिल जाएगा। और जब आप 4 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 3 इंटू 4 बाई 4, यानी कितना, 20 माइनस 12 बाई 4, मतलब कितना, 8 बाई 4 मीन्स क्या, 2। तो क्या मिल जाएगा, वाई का वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं पॉइंट P इज इक्वल टू x1 कॉमा y1, पॉइंट Q इज इक्वल टू x2 कॉमा y2। उसी तरह लिख के देखिए कैसे लिखाता है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग कि एक्स का जो वैल्यू डाले थे उसको लिखिए, तो एक्स वैल्यू 0 डाले थे, वाई का क्या वैल्यू मिला था, 5 मिला था, तो एक कोऑर्डिनेट तो ये मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू क्या डाले थे, 4 डाले थे, तो वाई का वैल्यू कितना मिला, 2 मिला। और आपको पता है कि इस पॉइंट को ग्राफ पे कैसे डालते हैं, आप ग्राफ पे पॉइंट करिए और एक लाइन को खींच दीजिए, एंड दैट्स द प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। आपको ग्राफ पे पुट कर दीजिएगा। आपको कोऑर्डिनेट अच्छा से आता होगा तो बताइए कि ये लाइन कहाँ पे आएगा, सोच के बताइए। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका जो लाइन होगा, ये पॉइंट जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा। आपको जैसे कि याद होगा कि अगर x 0 है तो लाइन y पे लाई करता है, अगर y 0 है तो लाइन x पे लाई करता है। मतलब 0,5 कहाँ लाई करेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ लाई करेगा। समझ में आया कैसे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कितना 0, y कितना 5। और क्या होता है, दूसरा क्या था, 4,2, तो 1 2 3 4, तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ 2, 4,2, मतलब x में 4 चलना है तो x में 4 चले गए, मतलब y के परमोटर चले गए, और y में 2 चलना है तो y में 2 चले गए, तो यहाँ पहुँच गए। अब इसको मिला दीजिए, क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला देंगे, इस लाइन को मिला दिए तो हमें यही एक मिला। तो यही क्या है, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का ग्राफ है। आपको समझ में आया, समझ में आया ना कैसे करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ऐसा आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है, और जो लाइन होगा उस लाइन पे आप जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को लिख दीजिए और आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, परेशानी कुछ समझ में आया। चलिए, तो ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, कभी भी लाइन टेढ़ा नहीं होगा।
लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सीधा जाएगा, एंड द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और जो पॉइंट लाई करेगा इस लाइन पे वो सब क्या है, सोल्यूशन होगा इक्वेशन का। क्या होगा, सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट क्या लाई करेगा, बताइए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लाई करेगा, जैसे यहाँ पे क्या लाई करेगा, 3,3 लाई करेगा ना, ऐसा कुछ होगा ना, मतलब जो भी पॉइंट लाई करेगा इसी लाइन पे वो सब क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, जैसे मतलब समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इस पॉइंट की बात करें अगर, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को तो लिखिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2,4, ठीक। तो अब क्या करिए, डाल के देखिए, तो यहाँ पे 3 × 2 + 4 × 4, 4 कितना हो गया, 3 2 जा 6 एंड 4 4 जा, ऐसे कुछ करके आप क्या कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं। एंड द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और जो पॉइंट लाई करता है वो क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है। मतलब जैसे यहाँ पे जैसे 4,2 है और 0,5 है, क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है। नाउ विल टॉक अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। उसमें क्या था कि अब अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन एक्स एंड वाई, मतलब मान लीजिए अलजेब्रा के फॉर्म में दिया तो कैसे करेंगे। पहला देखिए कि द 2 लाइन रिप्रेजेंटिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2 लाइन दिया हो, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है आपको 3x + 4y = 6 और एक दिया आपको 2x + 3y = 9, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। तो दोनों का जो ग्राफ होगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जरूर मिलेगा, वही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। सेकेंड में क्या है कि द 2 लाइन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल नॉट इंटरसेक्ट, इन अदर वर्ड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल होकर चला जाएगा। और अगर थर्ड क्या है, योर 2 लाइन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल बी कोइंसिडेंट इफ दे ओवरलैप ईच अदर। और क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंस हो जाएगा, मतलब अगर इस दोनों लाइन ओवरलैप कर गया तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगा। समझ में आया, ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन देखते हैं पहले, चलिए कि फ्रैक्शन बिकम 4/5, एक फ्रैक्शन जो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, कब, जब 2 is added to a both numerator and denominator. If however 4 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction become x 1/2। मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन जो होगा ना आपका x, y है, ठीक, कोई फ्रैक्शन है, तो अगर उसमें हम लोग अगर 2 दोनों साइड ऐड करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि इफ 2 is added to numerator and 2 is added to denominator we will get 4/5। पहला क्वेश्चन यही है। अब क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फ्रैक्शन बिकम 4/5, एक फ्रैक्शन 4/5 हो जाएगा, कब, अगर हम किसी फ्रैक्शन में 2 और 2 ऊपर नीचे दोनों जोड़ दें तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा हो जाएगा 4/5। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर इफ हाउ एवर 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम 1/2। मतलब अगर x और y है, दोनों में से 4 घटा दें अगर, तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 मिलेगा। तो पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। आप इससे करिए y के वैल्यू निकालिए, इससे भी y के वैल्यू निकालिए, y के वैल्यू में आप x वैल्यू डालते रहिए और सॉल्व करते रहिए। देखिए कैसे होगा, सॉल्व किए, पहला वाला सेकेंड वाला सॉल्व किए तो हमें कैसा इक्वेशन मिला, एक ऐसा इक्वेशन मिला। उसको सॉल्व करते गए हमें क्या मिला, एक बार पहला के लिए y निकाल लिए, एक बार दूसरे से y निकाल लेंगे। तो जब पहला के लिए y निकालेंगे तो आप x और y का वैल्यू डालते रहिए, जैसे अभी ग्राफ बनाए थे उसी तरह ग्राफ बना लीजिए पहला वाला का, उसी तरह दूसरा का फिर y निकाल करके फिर दूसरा का ग्राफ में बनाते रहिए। और जब ग्राफ बनाइएगा दोनों का, तो दोनों ग्राफ क्या होगा, आपको ऐसा टच करते हैं, यहाँ पे दिखेगा जो पॉइंट होगा आपका 6,8, वहाँ पे अभी टच करेगा, और 6,8 जो होगा दोनों इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है, क्या करेगा, 6,8 जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जो इक्वेशन दिया है उसको सावधानी से ध्यान से फिर समझाते हैं। देखिए क्या बोलता है कि फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन 4/5 हो जाएगा, कब, अगर 2 ऐड किया गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तब, या 4 घटाया गया 4 जोड़ा गया न्यूमरेटर 4 घटाया गया दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन जो होगा 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या बोला कि अगर x प्लस कोई भी x y अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई एक्सप्रेशन है और उसमें ऊपर नीचे दोनों साइड 2 से जोड़ दिया गया तो 4/5 हो जाएगा, और दोनों साइड अगर 4 घटा दिया गया तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पता है ना, नहीं पता, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y + 2 × 4 एंड x + 2 × 5। समझ में, नहीं समझ आया, फिर से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 5 × x + 2, और इसे नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, समझ आ ही देते हैं क्या देखिए होता है, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहले क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप समझिए यहाँ पे 4 × y + 2 बराबर 5 × x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला
इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई प्लस 2 था और आपका 5 इंटू एक्स प्लस 2 था। तो सॉल्व करके बताइए क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4 2 जा 8 बराबर 5x इंटू 10। तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4y 5x से लेंगे तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 5x इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 10 बराबर 0। और इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y क्या हो जाएगा आपका 2 बाई मतलब माइनस 5x बाई 2 बाई 4 करके आ जाएगा आपका इक्वेशन, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है। एंड दैट इज 5x प्लस 2 बाई 4 आपको मिल जाएगा y। और इसके वैल्यू 2 डालिएगा तो वो क्या मिल जाएगा, 5 2 10 प्लस 2 12 बाई 4 एंड 3। और इसके जगह पे माइनस 2 डालिएगा तो क्या हो जाएगा -2। ऐसे करके 3 4 वैल्यू डाल करके हम लोग इक्वेशन ट्राई कर लेंगे। नहीं बने तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आई विल डील विथ इट। नहीं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, वो सॉल्व करके जैसे पिछले क्वेश्चन में ग्राफ बनाए थे उसी तरह बनाइएगा। दोनों ग्राफ पे देखिए कहाँ एमिट करता है, वही क्या हो जाएगा आपको इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। दोनों को ग्राफ में प्लॉट करना तो क्या करेंगे, पहले इसका वाई निकालेंगे तो वाई क्या हो जाएगा इसका 5 माइनस 3x और इसका वाई कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 2x। अब कैसे होगा आप सोच लीजिए, ठीक है, मैं आपको मौका देता हूँ सोचने का। अरे यहाँ पे y निकाल सकते हैं, यहाँ पे y क्या हो जाएगा 5 उसे चला जाएगा और प्लस 3 इधर है तो माइनस 3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 और y को उधर भेज दीजिए तो 2x माइनस 5 इक्वल टू y। अब क्या करना है, एक बार इसके लिए टेबल तैयार कीजिए। क्या करिए टेबल तैयार में एक बार x लीजिए, सॉरी एक बार x लीजिए, एक बार y लीजिए। इसको 0 डालिए तो क्या हो जाएगा y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x को 1 डालिए तो क्या हो जाएगा y 2 हो जाएगा, तो एक ये मिल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे फिर वही एक बार क्या करिए x बनाइए, एक बार y बनाइए, ठीक है। x को 0 डालिएगा तो y कितना हो जाएगा -5 और x को 2 डालिएगा तो y कितना, x को मान लीजिए 3 डालते हैं तो y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई वैल्यू डालिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों पॉइंट से ग्राफ बना लीजिए, इस दोनों पॉइंट से ग्राफ बना लीजिए और दोनों देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब देखिएगा बना करके तो आपको एक ऐसा लाइन दिखेगा जो कि आपको 2 -1 पे इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा। आप क्या करिएगा, ऐसा ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, वहाँ पे ड्रॉ करिएगा एक लाइन, वहाँ पे कट कीजिएगा पॉइंट्स, उसका सॉल्व करिएगा, पॉइंट जो होगा उसको डालिएगा, लाइन खींचिएगा और इंटरसेक्ट करिएगा। जो पॉइंट होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट जो लीनियर क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है ना, वो कितने तरीका होता है उसके बारे में बात करें तो वो 3-4 तरीके का होता है। पहला तो होता है मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो ग्राफिकल या तो अलजेब्राइक। तो ग्राफिकल तो वो समझा दिए कि वाई की वैल्यू निकालना है और पुट करते जाना है। अब बात करते हैं अलजेब्राइक मेथड का। अलजेब्राइक मेथड का उतना बात आज नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा बात करके छोड़ देंगे और बाकी अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज बस यही ग्राफिकल मेथड को पढ़ा दिए, जिसमें कि आपको एक्सरसाइज जो आपका है 3.1 वो तो अभी बन ही जाएगा। एक्सरसाइज 3.2 का भी आज मैं समझा देता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बना लेंगे आप लोग। अब जो कल जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। देखिए ग्राफिकल मेथड की बात करें तो आपको समझा दिए थे कि x1 by1 प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ मान लीजिए जैसे कि 3x, अरे यार क्या डर जाते हैं a1 b1 से, क्या डर जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो क्या करना था, बताया था आपको y अलग निकाल लेना है, y का वैल्यू x और x का वैल्यू डालते रहिए, y का वैल्यू मिलेगा उसको ग्राफ पर पुट कर दीजिए। लेकिन अगर ग्राफ क्या होता है, जैसे इसमें कुछ बात दिया हुआ है, उसको केस को डिस्कस करें तो देखिए कि व्हेन द ग्राफ ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से a, b is the solution of the pair of linear equation. In this case there is only one point of intersection which is unique, so the system of linear equation such pair is linear equation called consistent pair. सेकेंड क्या है कि अगर व्हेन द ग्राफ ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट 2 पैरेलल लाइन। देखिए पहला बात कि अगर एक ही जगह पे कोई लाइन लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। और वो पैरेलल हो जाता है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और अगर मान लीजिए दोनों लाइन अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर जाता है तो क्या बोलेंगे उसको, डिपेंडेंट पेयर ऑफ। जैसे देखिए मान लीजिए कोई आप लाइन ड्रॉ किए, कहीं कट गया तो क्या होगा, एक ही सोल्यूशन मिला, एक ही सोल्यूशन यहाँ पे मिला तो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कॉन्सिस्टेंस, क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अगर कोई लाइन मतलब ऐसा बनाए आप, ठीक है, देखिए ऐसा बनाए और दोनों पैरेलल हो गया तो कहीं नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये इनकॉन्सिस्टेंस हो जाएगा। और कोई आप ऐसा बनाए, यहाँ बनाए और दूसरा भी लाइन इसी पे आ गया, ठीक है, दूसरा भी लाइन इसी पे आ गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, डिपेंडेंट हो जाएगा। और डिपेंडेंट को भी हम लोग कभी कभी कंसिस्टेंस भी बोलते हैं। चलिए ये सब माजरा क्या है इसके बारे में समझें। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि चंपा went to a sale to purchase some pant and skirt. When her friend asked her how many each of she bought,
सी हैंसवर्थ, उसने कहा कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट। मतलब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्कर्ट x रहा होगा, तो जो पैंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, मतलब 2 लेस देन, 2 लेस देन, मतलब मान लेते हैं 2 घटाएंगे किस, मान लेते हैं कि x है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। तो पैंट मान लीजिए y है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से 2 कम है क्या, y क्या है आपका, पैंट है, और x क्या है, एक शर्ट है। तो जो एक स्कर्ट है वो 2 कम है किसके, 2 गुना पैंट के, 2 गुना से 2 कम है। मान लीजिए वो 2 पैंट ली होती तो क्या हो जाता, 0, उसने क्या होता, 0 स्कर्ट लिया होता। अगर मान लीजिए 3 लिया होता, समझ में आया कि नहीं, समझाया क्या। देखिए यहाँ पे क्या बोली उसने कि जो हमारा जो एक स्कर्ट है वो 2 गुना जितना पैंट है मेरा, उसमें 2 कम है। तो मान लीजिए कि अगर उसका स्कर्ट, अगर उसने अगर पैंट एक भी नहीं ली होती तो स्कर्ट -2 होता है, इसे हो ही नहीं सकता है। लेकिन और मान लीजिए उसने y यानी कि स्कर्ट जो है, सॉरी पैंट जो है 5 खरीदा, तो उसने पैंट कितना खरीदा होगा, 5 2 10 -2, मतलब 8 क्या खरीदा होगा, 8 पैंट खरीदा होगा, तभी तो 8 स्कर्ट खरीदा होगा, तभी तो 2 × 5 -2 होगा, और 5 क्या खरीदा होगा, पैंट खरीदा होगा। ऐसा उसने एक्सप्रेशन बना के दिया। आपको बस एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट। नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ पैंट, 4 लेस देन 4 टाइम ऑफ पैंट। दूसरा क्या था, पहला क्या था, 2 लेस देन पैंट, दूसरा यही है, समझ में आया। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट एंड, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए आप क्या करिए, इसके दो मेथड होगा, बाकी जो मेथड होगा कल बताएंगे आपको। आप अभी तक ग्राफ मेथड से कर रहे हैं तो ग्राफ मेथड ही करिए। इसमें के लिए क्या करना है आपको, कंडीशन पहला क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्कर्ट इजकल टू 2 इंटू नंबर ऑफ पैंट -2, मतलब y इजकल टू 2x + 2। ऐसे 2 इक्वेशन बना लीजिए, फिर 2 इक्वेशन से आप 2 पॉइंट लिख लीजिए, फिर 2 पॉइंट से आप ग्राफ ड्रॉ करिए, ग्राफ ड्रॉ करके एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ग्राफ यही रहा, तो यहाँ पे आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 1,0, मतलब 1,0 मतलब क्या हो गया, समझ में आया। 1,0 मतलब क्या होगा, x कितना है, 1 है, और y कितना है, 0 है। मतलब उसने क्या हुआ कि नंबर ऑफ पैंट परटेज 1, उसने नंबर ऑफ पैंट कितना खरीदा, 1 पैंट खरीदा, और स्कर्ट कितना खरीदा, 0 खरीदा। मतलब आपने x और y क्या बना था, कोऑर्डिनेट बना था। आपका जो आंसर आया कितना आया, दोनों लाइन जहाँ पे कटा, कहाँ पे कटा, 1,0 पे कटा। तो x किसको माने थे आप, x माने थे आप स्कर्ट को, सॉरी x माने थे आप किसको, पैंट को। तो पैंट 1 खरीदा और y आपका 0 आया, मतलब कि उसने स्कर्ट जो है 0 खरीदा, समझ में आया। एंड दैट्स इट। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय थ्री लाइन एंड आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया है, आपको लग जाना चाहिए कि जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल जरूर इसमें फॉर्म होगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, पहले 2 पॉइंट दिया हुआ है, वहाँ से y निकालिए, y की वैल्यू डाल के आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 2 ग्राफ बना लीजिए, सेट प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने के बाद आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, उस ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है। तो एरिया के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका हाइट क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करिए। इसका हाइट यही ना हो जाएगा जी, ये हाइट होगा, और हाइट कितना है, 3 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 है हाइट। बेस कितना है, ये बड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन है कि बेस क्या है इसका। देखिए इस ट्रायंगल का बेस कितना है, इतना है। अब ये कितना है इसको कैसे पता करेगा, तो देखिए कैसे पता करेंगे, सोचिए। -1 से 1, -1 से 0 कितना है यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, मतलब 3 में 4 है, 4 में 5 है, 5 में 6 है, तो 7 में कितना, 8 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, 8 यूनिट। देखिए ना, 7 यूनिट यहाँ, 7 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक, और 1 मीटर इधर भी तो है, तो 8 मीटर का डिस्टेंस हो गया, 3 मीटर का हाइट हो गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब कि 4 3 या 12, यानी एरिया कितना हो जाएगा उसका, 12 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। समझ में आया। पहले क्या किए, दोनों इक्वेशन से हम लोग y निकाल लिए, y के वैल्यू x का वैल्यू डालते रहे, y का वैल्यू मिलता रहा। फिर जो 2 पॉइंट आया उस पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर दिए ग्राफ पर। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या किए, उस दोनों ग्राफ के पर स्ट्रेट लाइन से उसको स्केल से खींच दिए। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद क्या हुआ कि जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हम लोग देखे, उसके बाद उसका जो एरिया है कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। आपको हाइट दिखाई देना चाहिए, बेस दिखाई देना चाहिए, एंड दैट्स इट। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब अगर कोई 2 इक्वेशन दिया है, उसे देखकर हम लोग कैसे बता सकते हैं कि लाइन क्या इंसिडेंट करेगा, कोइंसिडेंट करेगा, कि पैरेलल हो जाएगा, कि इंटरसेक्ट करेगा, कैसे बता सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 2 इक्वेशन है, ठीक है। लेट पहला इक्वेशन क्या है आपका, a1x
प्लस B1y, घबराइए नहीं, इसे समझाऊंगा कि A1x B1x क्या है, सब चिंता ना करें इसका। A2x प्लस B2y प्लस C2, ऐसा कुछ इक्वेशन रहे तो अगर A1/A2 मतलब इसका रेशियो देखा जाएगा, ठीक है, A1/A2 और B1/A2 अगर नहीं बराबर होगा तो ये लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। अगर अगर A1/A2 बराबर हो गया है B1/B2 के और वही बराबर हो गया C1/C2 के, मतलब लाइन पक्का कोइंसिडेंट करेगा, मतलब इसका बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा और सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब डिपेंडेंट होगा। समझ में आया? अब अगर पैरेलल की बात करें तो क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर तो होगा B1/B2 के, लेकिन कभी इक्वल नहीं होगा C1/C2 के, और इक्वल हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल चला जाएगा। मतलब देखिए, अब समझिए कि इंटरसेक्टिंग कब करेगा, आपको पैरेलल कब हो जाएगा और कोइंसिडेंस कब करेगा। देखिए समझिए, की कोशिश करिए। अगर लाइन बराबर दिया, दोनों की इक्वेशन सेम होगा तो क्या हो जाएगा, ये लाइन कोइंसिडेंट कर जाएगा। अगर सिर्फ C1 C2 बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और कुछ भी बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा। कोई भी इक्वेशन देखिए और आपको कोई का मतलब कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं लग रहा है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेगा। और रेशियो तीनों अनइक्वल है तो आपको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अगर सिर्फ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो पक्का पैरेलल हो जाएगा। और अगर तीनों की तीनों इक्वल हो जाएगा तो लाइन पक्का कोइंसिडेंट कर जाएगा। और जब पैरेलल लाइन हो जाता है तो सिस्टम क्या होता है, इनकॉन्स्टेंट हो जाता है। और पैरेलल लाइन होने का मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जो इंटरसेक्ट करेगा तो एक सोल्यूशन मिलेगा, और जो कोइंसिडेंट कर जाएगा तो सोल्यूशन ही सोल्यूशन, मतलब पूछिए मत कि कितना सोल्यूशन मिलेगा। लाइन पर इतना ही पॉइंट है, सब सोल्यूशन ही है इस इक्वेशन का। लेकिन इंटरसेक्ट करा तो सिर्फ ये सोल्यूशन है, और जब पैरेलल रहेगा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जहाँ पे टकराएगा सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, समझ आया? तो देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 विदाउट ड्रॉइंग देम, बिना ड्रॉ किए हुए कैसे बताएंगे कि जो लाइन है क्या तो या तो पैरेलल है या इंटरसेक्ट है या कोइंसिडेंट है। तब क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, A1 निकालिए, A1 कितना है, 3 है। A2 कितना है, 7 है, 3/7 हो गया। B2 देखिए, B2 कितना है, -5 है, सॉरी B1 कितना है, -5 और B2 कितना है, 6 है। C1 कितना है, 8 है, और C2 कितना है, 9 है। ठीक, इसमें कोनो बराबर दिख रहा है, वो कोई भी बराबर दिख रहा है, कोई बराबर नहीं है। ये लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, लाइन आर इंटरसेक्टिंग। मतलब यहाँ पे क्या है कि ना A1 बराबर A2 और B1 बराबर A2 कोई बराबर नहीं है, तो लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे इसमें क्या था, 4/12 3/9 और 7/3। तो देखिए यहाँ पे काट के देखिए, यहाँ पे आपको यहीं पे दिखना चाहिए कि लाइन कैसा है। सो 4 3 जा 12 तो 1/3, 3y1 जा 1 3 3, मतलब ये दोनों बराबर तो हो ही गया। इसके बात करें तो 1 3 ये भी बराबर है। अब तीनों बराबर तो क्या हो जाएगा, लाइन तीनों बराबर की लाइन क्या हो जाता है, कोइंसिडेंस हो जाता है। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। देखिए थर्ड की बात करें तो देखिए यहाँ पे x/-4 मतलब कि 1/-4, ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-4, मतलब A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 1/4, मतलब नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। एंड ऐसे तो समझ में आया। तीनों क्वेश्चन कैसे होगा, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो कोइंसिडेंट, A1/2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो पैरेलल, और कोई इक्वल नहीं है तो इंसिडेंट। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे NCERT का एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन क्या है, मैं ऊपर का सुना देता हूँ, क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं बिकॉज अभी तक समझा दिया उसी काफ़ी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, मैं उस समय तुमसे 7 साल पहले मैं तुमसे कितना बड़ा था, 7 टाइम्स 7 गुना तुमसे बड़ा था। एंड ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद, आई सॉल भी, मैं तुमसे 3 टाइम गुना बूढ़ा जरूर रहूँगा। रिप्रेजेंट करिए सिचुएशन को। तो मान लेते हैं कि लेट द परसेंटेज ऑफ फादर भी 3, मान लेते हैं कि फादर का परसेंटेज क्या है, 3 है। तो 7 साल पहले बोल रहा है, ठीक है, 7 साल पहले बोल रहा है। तो 7 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा, x-7, और 7 साल पहले उसकी बेटी का एज क्या रहा होगा, y-7, दोनों का रहा होगा ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनाना जरूरी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 7 साल पहले उसका एज था, उसके बेटी का एज का कितना था, 7 टाइम्स था। 7 साल पहले जो इसका एज था, मतलब अभी x है, अभी पापा का एज x है, 7 साल पहले उनका एज क्या रहा होगा, x-7 रहा होगा। और ये बेटी का एज y है, तो 7 साल पहले बेटी का एज क्या रहा होगा, y-7 रहा होगा। तो उसका कितना था, 7 टाइम था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ में आ गया तो लाइव झिंगा डाला, समझ में आया, इसको बराबर कर देंगे। दूसरा बात क्या क्या उसने बोला कि अगले 3 साल बाद, मतलब परसेंटेज कितना था, x था, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। उसकी बेटी का एज क्या हो जाएगा, y+3 हो जाएगा। तो उसके 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया, देखिए पहले
बाप का प्रेजेंट एज अभी कितना है, 1 साल है, उसे 7 साल पहले की बात कर रहा है तो उसका भी 7 साल घटा देंगे और बेटी का 7 साल घटा देंगे। ठीक है, अब जो बोल रहा है कि तुम्हारे जो अपनी बेटी को बता रहा है कि 7 साल पहले जो तुम्हारा एज था उसे तुमसे हम 7 गुना ज़्यादा बड़े थे। ठीक, तो हो गया, मतलब कि उसका मान लीजिए अभी 24 रहा होगा तो 24 से 7 साल पहले कितना हो गया। ठीक है, वैसे चला जाइए, और बेटी का जो एज होगा उसे 7 साल पहले चला जाइए, उसका 7 गुना कर दीजिए। और क्या बोला कि अभी मेरा जो एज है, मतलब एक्स मेरा एज है, उसे 3 साल बाद मतलब x+3, और तुम्हारा क्या हो जाएगा y+3 हो जाएगा, तो तुमसे हम 3 टाइम्स ज़्यादा रहेंगे तब भी, तो 3 इन टाइम्स लगा देंगे। सॉल्व करने के बाद y और x वैल्यू निकालिए, ग्राफ पे प्लॉट करिए, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर, एंड दैट्स इट। अब ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा और पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 42,12, मतलब कि जो प्रेजेंट एज है बाप का कितना है, 42 है, और बेटी का कितना है, 12 है। आपको चेक करना समझा के दिखाते हैं, जैसे कि बाप का एज 42 है अभी, 7 साल पहले कितना रहा होगा, 36 रहा होगा, और बेटी का एज कितना है, 12 है अभी, 7 साल पहले क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 35 में होगा ना, सॉरी गलती करवा देते हैं। तो क्या बोला था कि 7 साल पहले मेरा एज तुमसे 7 गुना था, तो देखिए तो 7 गुना है कि नहीं, 535 होता है कि नहीं। चलिए अब क्या बोला कि 42, 3 साल बाद तुम्हारा, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, तो देखिए तो 42 3 45, और 12 3 15 तिया 45, तो सही है कि नहीं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900, लेटर ही बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल और सेम काइंड फॉर 1300, फाइंड द ज्योमेट्रिकल। देखिए मान लेते हैं उसने 3 बैट खरीदा तो 3 × x, प्लस मान लीजिए 6 बॉल खरीदा तो 6 × y, तो कॉस्ट कितना हुआ, 3900 हुआ। दूसरा बार क्या हुआ कि उसने ही बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, तो 3 बॉल यानी 3y, एक और बैट खरीदा तो उसने पे किया 1300 पे किया। ठीक है, तो अब बताइए कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, तो क्या करेंगे ग्राफ के लिए, यहाँ से y को निकाल लेंगे, यहाँ से y को निकाल लेंगे, x डाल के y चेक कर लेंगे, इसमें भी x डाल के y चेक कर लेंगे, दोनों लाइन को भी इंटरसेक्ट कराएंगे, मिलाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, कैसा लाइन मिलेगा, जो पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 1300,0 पे पॉइंट उसका मिल रहा है, मतलब कि जो हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, 1300,0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप खुद करिएगा। और आप होमवर्क की बात करें तो देखिए बस A1 B1 B2 सब दिखाना है आपको कि पैरेलल क्या है, इंटरसेक्ट क्या है, कोइंसिडेंस क्या है, आपका एक्सरसाइज 13.2 में, मतलब 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें बस यही करना है आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए क्या है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, 2 × L+B होता है, तो उसका जो आधा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, मतलब 4 + B। ठीक है, विथ एंड इज 36, मतलब जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन विथ, देखिए 2 × L+B लिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोला है कि उसका जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है इस ब्रेथ थे, तो लेंथ कितना है, 4 ज़्यादा है प्लस ब्रेथ थे, तो लिख दिए। अब +B तो पहले से था, अरे लेंथ को क्या लिख दिए हम, लेंथ को लिख दिए 4 टाइम्स प्लस ब्रेथ हो गया, और इसका जो आधा जो है ना, तो क्या लिखा हुआ है, हाफ द पेरीमीटर, यानी 2 × L+B/2 जो होगा, यानी खाली L+B पूछ रहा है हमको, 2 से 2 तो कट जाएगा, यानी L+B पूछा है तो समझने की कोशिश करिए, L+B पूछा है। ठीक, कहिए 2 से 2 तो यहाँ पे कट गया। ठीक है, लेंथ क्या बोल रहा है, लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो B + 4 + B = 36 दिया है, तो क्या हो जाएगा 2B + 4 = 36, B 2B = 32 और B = 16, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। एंड इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता है डाउट होगा आपको, कोई और होगा तो हम लोग कल डील कर लेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। For PDF, you can definitely join our Pandya Classes WhatsApp group. And if you didn't subscribe the channel, subscribe it please. And thank you so much guys. Thank you for watching. उम्मीद करते हैं कि आपको लिनो क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप सॉल्व करिए घर पे ईमानदारी से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जरूर डाउट आएगी तो आप जरूर पूछिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझसे डाउट पूछिएगा, और आप जो डाउट पूछिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलिए बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं पूछेगा तो मैं समझ रहा हूँ कि या तो नहीं पढ़ रहे हैं तो खूब पढ़ रहे हैं कि डाउट नहीं हो रहा है, एंड दैट्स इट। अच्छी बात है अगर मेरे से पढ़ने का डाउट नहीं हो, लेकिन ये बुरी बात भी है कि मेरे से पढ़ने का डाउट नहीं हो, बिकॉज डाउट होना ही चाहिए, इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं कल अगले पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपको सॉल्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के बात करेंगे। आपको जो एक्सरसाइज है 3.3 3.4 उसके बारे में बात करेंगे, और एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, आपको चिंता नहीं कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।